Hello students, welcome to Manga IT tutorial. In this video, I will discuss on the some important topics like electric shocks and Ohm's law, superconductors and combination of the resistance. स्टूडेंट्स ये 3 टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करूँगा और इसको समझाने के बाद अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी समझने में कि प्लीज़ आप कमेंट अवश्य करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ, ये 3 टॉपिक है मेरा, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड ओम्स लॉ, उसके बाद है सुपर कंडक्टिविटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। स्टूडेंट्स, एज यू नो, इन डोमेस्टिक और द इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो आपके घर में है कि द लाइव वायर इज एट द हायर वोल्टेज मीन्स कि एट द 220 वोल्ट, ये हमेशा 220 वोल्ट पर होते हैं लाइव वायर। इफ़ समवन कम्स इन द कॉन्टैक्ट कि विथ ए लाइव वायर ही गेट्स ए सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो अगर कोई भी आदमी इलेक्ट्रिक शॉक्स के कॉन्टेक्ट में, ये लाइव वायर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, वह सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक्स को महसूस करता है। सच इलेक्ट्रिकल शॉक्स में इवन किल ए पर्सन, इस शॉक से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल शॉक्स इज फेल्ट कि व्हेन द करंट पास थ्रू द बॉडी, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक्स तभी महसूस होता है जबकि इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी से पास कर जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स। फर्स्ट इज द वोल्टेज एंड सेकेंड इज द रेसिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करती है ना, ये 2 चीज़ पर डिपेंड करती है कि करंट कितनी वोल्टेज पर सप्लाई हो रही है और उसके बाद बॉडी का रेसिस्टेंस कितना है। टाइपिकली द रेसिस्टेंस ऑफ द ड्राई ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 5 लाख ओम। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ड्राई ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 5 लाख ओम होता है। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी शॉक्स विद द सॉल्टी वाटर इज अबाउट 100 ओम। और कि शॉक्स विद द कि सॉल्टी वाटर मतलब कि अगर गीला बदन हो तो इस केस में कि उसकी रेसिस्टेंस जो है कि 100 ओम हो जाती है, मतलब रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। तो यही कारण है कि अगर ह्यूमन बॉडी अगर गीला हो तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स का ज़्यादा चांस बनता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है, आपने देखा कि ड्राई ह्यूमन बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है ये 5 लाख ओम होता है और गीला बदन का रेसिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम होता है। मतलब कि गीला बदन में रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, इसका मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो यही कारण है कि अगर बदन गीला हो तो इलेक्ट्रिक शॉक्स की ज़्यादा चांस बनती है। अब नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचा जा सकता है। देखिए क्या एडवाइस दिया जाता है। व्हाइल वर्किंग ऑन एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स you are advised to put on the rubber gloves and the rubber shoes or stand on the dry wooden or the rubber stand। अगर कोई भी आदमी इलेक्ट्रिक्स का काम करता है तो उसे सजेस्ट दिया जाता है वो रबर का ग्लोव पहने या कम से कम वुडन फर्श पर वह खड़ा हो जाए। और ये वुडन फर्श क्या करता है कि मतलब कि इसकी सर्किट जो है ना इसको इनकम्प्लीट कर देता है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ये इलेक्ट्रिक शॉक्स के विषय में बतला दिया। अब देखिए मेरा सेकंड टॉपिक है सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी। ये सुपर कंडक्टर क्या है? आप तो रेसिस्टेंस के विषय में जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अगर किसी भी मटेरियल की रेसिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो इस केस में बहुत ज़्यादा करंट उससे फ्लो होती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। देखिए आप एकदम मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, इसको समझिए आप। The material exhibiting virtually zero resistance at very low temperature between 2 and 5 Kelvin. The material exhibiting virtually zero resistance at very low temperature between 2 and 5 Kelvin are called a superconducting material और superconductor। मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसकी 2 से 5 केल्विन के बीच में उसकी रेसिस्टेंस 0 हो जाती है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया है। देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरी पेन चल रही है। मरकरी
जिसका सिंबल होता है Hg एट 4.2 केल्विन इज द सुपर कंडक्टर। मतलब मरकरी जो पारा जो है इसका 4.2 केल्विन पर इसकी रेसिस्टेंस 0 हो जाती है, इसलिए ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। उसी तरह से मोस्ट ऑफ द मेटल्स कि एट द टेम्परेचर बिटवीन 2 एंड 5 केल्विन इज कि आर द सुपर कंडक्टर। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि इस टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो चलिए मैंने बता दिया सुपर कंडक्टर क्या है। जब किसी भी मटेरियल की रेसिस्टेंस 0 हो जाती है तो उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। इस केस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है और इसका एग्जाम्पल है 4.2 केल्विन पर मरकरी जो सुपर कंडक्टर है। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स ये भी 2 से लेके 5 केल्विन के बीच में क्या होते हैं, ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, माय थर्ड पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को जो जोड़ा जाता है, कंबाइन जो किया जाता है, इसके कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इन द सीरीज एंड द सेकेंड कॉम्बिनेशन इन द पैरेलल। तो मैंने कि रेसिस्टेंस को सीरीज में भी जोड़ा जाता है, पैरेलल भी जोड़ा जाता है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे देखिए, जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो मैंने बनाया है, इस टाइप से अगर यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, और इस टाइप से रेसिस्टेंस को अगर कंबाइन किया जाता है और इस तरह से कंबाइन करते हुए उसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और स्विच से, तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन इन द सीरीज। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बैटरी है जिसकी वोल्टेज भी है। अगर स्विच को ऑन करेंगे तो जो करंट आई पास करती है, तो इस केस में तीनों रेसिस्टर R1 R2 R3 से एक ही करंट आई पास करती है और लेफ्ट साइड से या राइट साइड निकल के सर्किट में फ्लो करने लगती है। इसीलिए इसमें सभी रेसिस्टेंस से करंट तो एक ही फ्लो होगी, लेकिन वोल्टेज सबकी अलग अलग हो जाती है। क्यों, रेसिस्टेंस की वैल्यू तो अलग अलग है। तो देखिए मैंने क्या किया, R1 रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज को V1 माना, R2 रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज को V2 माना और R3 रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज को V3 माना। और टोटल ये बैटरी जो है इसका जो वोल्टेज है इसको मैंने V माना। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा सीरीज में क्या होता है, ये प्रत्येक रेसिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज है इसको प्लस करने पर बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाती है। इसलिए क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एज यू नो फ्रॉम द ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। V का मतलब वोल्टेज जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, I का मतलब करंट, R का मतलब रेसिस्टेंस। चलिए ओम्स के लॉ से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट करेंगे। अच्छा, आप ये जानते हैं कि इसके द्वारा मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, इसके द्वारा मैं ये निकालना चाह रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, सर्किट में 3 रेसिस्टेंस R1 R2 और R3 जो मैंने निकाला है, इस तीनों के बदले में अगर एक ही रेसिस्टेंस लगाया जाए तो उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूँ। तो इस तीनों के बदले में एक रेसिस्टेंस लगाएंगे तो उसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा जाता है। और उसकी वैल्यू कैसे निकलती है उसी को मैं सिद्ध कर रहा हूँ। तो मैंने बताया इसमें क्या होगा, प्रत्येक रेसिस्टेंस की वोल्टेज को प्लस करने पर बैटरी की वोल्टेज भी आ जाती है। देयरफॉर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए ओम्स के लॉ से आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो सभी में करंट तो सेम करंट फ्लो होती है I। यहाँ पर जो है V1 में रेसिस्टेंस क्या R1, करंट I फ्लो होती है, तो V बराबर क्या होगा I इंटू R1। तो ये V1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1। इसी प्रकार ओम्स के लॉ से V2 की वैल्यू क्या होगी I इंटू R2। इसी तरीके से V3 की वैल्यू क्या होगी कि I इंटू R3 होगी। अब स्टूडेंट्स आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें करंट तो तीनों में सेम है, तो करंट I को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका R1 हो गया, प्लस क्या होगा R2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए, अगर तीनों रेसिस्टेंस, ये जो R1 R2 R3 है, तीनों रेसिस्टेंस के बदले में एक ही रेसिस्टेंस अगर R लिया जाए तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। और इस केस में V इक्वल टू मुझे क्या लिखना होगा, I इंटू आर। यहाँ R जो है ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। तो चलिए अब I को मैंने कट कर दिया कि देयरफॉर क्या हो गया, R इक्वल टू कि R1 प्लस का R2 प्लस का कि R3। अब देखिए
अगर सीरीज में कंबाइन किया जाता है रेसिस्टेंस के लिए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसी फार्मूला से निकाला जाता है। जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उसको प्लस कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला भी आपका प्रूफ हो गया और इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं देखता हूं कि सीरीज में इसको स्टूडेंट्स, अब मैं रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए अब 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 है, इसको अगर इस प्रकार से अरेंज करते हैं तो कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जो बैटरी की जो वोल्टेज होती है वह प्रत्येक रेसिस्टेंस के लिए सेम होता है। जैसे बैटरी की वोल्टेज को मैंने V रखा ना, तो R1 के लिए भी V काम करेगा, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी, तीनों में क्या होता है सेम वोल्टेज काम करते हैं। और जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो इससे करंट फ्लो होती है I, और ये I पॉइंट ए पे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 1 पार्ट I1 चला जाता है रेसिस्टर R1 में और I2 जाता है रेसिस्टर से R2 में और I3 पास करता है R3 से, और बाद में तीनों कंबाइंड होके फिर I बन जाती है और सर्किट से I फ्लो होने लगती है। तो इसमें आपने देखा ये करंट I1 I2 I3 मिलकर क्या I बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी बेस यही है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स के लॉ से इसकी वैल्यू सेट करेंगे। तो ओम्स के लॉ से आप जानते हैं, यू नो फ्रॉम द ओम्स लॉ कि V इक्वल टू I इंटू आर, देयरफॉर I इक्वल टू V अपॉन R। अब देखिए I1 है तो I1 करंट इससे पास करती है, इसकी रेसिस्टेंस क्या है R1, तो इसीलिए तो I1 के स्थान पे क्या लिखना होगा V अपॉन R1, और I2 का स्थान पे क्या लिखना होगा V अपॉन R2, फिर I3 का स्थान पे क्या लिखना होगा V अपॉन R3। चूँकि V इसलिए लिखा है कि पैरेलल में क्या होता है बैटरी की वोल्टेज तीनों रेसिस्टर के लिए सेम होती है। अब स्टूडेंट अगर ये तीन जो रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, इस तीनों के बदला में एक ही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर R लिया जाए तो इस कंडीशन में ओम्स के लॉ से यहाँ पर I इक्वल टू क्या लिखा जाएगा V अपॉन R, V अपॉन R लिखा जाएगा, और R जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया V अपॉन R, और इसमें मैंने V को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए इसमें V से V को मैंने कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। स्टूडेंट देखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू इसी फार्मूला से निकाला जाता है। अभी ने मैं आपको प्रूफ करके बताया हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मेरी इस पर इसकी न्यूमेरिकल आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, एज आई फील कि यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो completely to understand this in a proper way. Now I end this video. If you like this video, please subscribe and like this and okay.